तो कहानी शुरू होती है एक अपार्टमेंट से, जहां रूम नंबर 203 में हिरोशी नाम का एक लड़का रहता है। इस वक्त रात के 2 बज रहे होते हैं और हिरोशी आराम से अपने रूम में लेटा हुआ होता है। यह है चैप्टर 1, एंट्रेंस डोर। अचानक हिरोशी की बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो ध्यान से सुनता है और उसे समझ आता है कि पड़ोस वाले फ्लैट की डोरबेल कोई लगातार बजा रहा है। तब हम एक लेडी का हाथ देखते हैं जो बार बार डोर नॉक कर रही होती है। हिरोशी अपने गेट पर कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा होता है और सोचता है इतनी रात गए कौन आया होगा। तभी वो लेडी बोलती है, ओपन द डोर। ये सुनते ही हिरोशी समझ जाता है कि बाहर कोई औरत खड़ी है और वो काफी देर से दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रही है। क्यूरियोसिटी की वजह से हिरोशी बाहर निकलकर देखता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है उसकी नज़र सीधा उस लेडी पर पड़ती है, जैसे उसके सामने ही खड़ी होती है। उस लेडी के लेफ्ट हैंड पर नाइफ जैसा एक अजीब टैटू बना हुआ होता है। हिरोशी उसे कुछ देर देख ध्यान से देखता है और फिर कहता है, यामामोटो यहाँ नहीं है। और अपने मन में सोचता है कि ये औरत काफी लंबी है। तभी वो लेडी अपनी उंगली यामामोटो की फ्लैट की तरफ पॉइंट करती है और पूछती है, क्या तुम और यामामोटो एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो? हिरोशी जवाब देता है, हाँ। लेडी कहती है, अच्छा, अब समझी। लेकिन इतना कहने के बाद भी वो वहां से नहीं जाती और दोबारा डोरबेल बजाना शुरू कर देती है। ये देखकर हिरोशी अपने रूम में वापस आ जाता है और सोचता है कितनी वियर्ड औरत है। फिर वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो लेडी अभी भी लगातार डोरबेल बजाई जा रही थी और हर गुजरते मिनट के साथ हिरोशी की इरिटेशन बढ़ती जा रही थी। लेडी बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, यामामोटो प्लीज ओपन द डोर। सीन कट होता है और अब सुबह के 10 बज चुके होते हैं। डोरबेल की वजह से हिरोशी पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया था, इसलिए वो कॉलेज के लिए लेट हो जाता है। जल्दी जल्दी तैयार होकर वो अपार्टमेंट से बाहर निकलता है, तभी उसे फोन रिंग होने की आवाज़ आती है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि ये रिंगिंग यामामोटो के फ्लैट के अंदर से आ रही है। लेकिन हिरोशी के पास रुकने का टाइम नहीं होता। वो कहता है, भाड़ में जाए, मैं वैसे ही लेट हो रहा हूँ। अगला सीन कॉलेज में शिफ्ट होता है। तभी उसका एक दोस्त उससे पूछता है, हिरोशी तू आज लेट कैसे हो गया? अगर क्लास में फेल हो गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हिरोशी जवाब देता है, मैं रात को ठीक से सो नहीं पाया था और अंदर ही अंदर उसे कल रात की डोरबेल याद आ रही थी। तब उसका दूसरा दोस्त मजाक करते हुए कहता है, मैंने सुना है तू अभी भी रोज यूज कर रहा है। भाई वो काफी आउटडेटेड हो गया है। इसी बीच एक और दोस्त पूछता है, वैसे ड्रिंक पर चल रहा है क्या? लेकिन हिरोशी मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल गई है। ये सुनते ही उसका दोस्त मुस्कुराता है और कहता है, ओह समझ गया, कहीं तू उस क्यूट रूमी से मिलने तो नहीं जा रहा? हिरोशी हल्का सा शर्मा कर कहता है, आज मैं रूमी से जरूर मिलूंगा और अपने दिल की बात जरूर बता दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक जनरल स्टोर पर, जिसका नाम है 24 ओपन। यहाँ रूमी शॉपिंग करने आई है और अपना सामान काउंटर पर रखी होती है। हिरोशी उसे देखकर कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ अक्सर आती रहती हो। क्या? रूमी मुस्कुराकर कहती है, अच्छा सच में? हिरोशी तुरंत घबरा जाता है और कहता है, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद रूमी बाय बोलकर वहां से चली जाती है और जाते जाते कहती है, गुड नाइट हिरोशी, अच्छे से काम करना। जैसे हिरोशी ये सुनता है तो वो एकदम खुश हो जाता है। अपने मन में सोचता है, रूमी ने मेरा नाम लिया, हिरोशी। बस इतनी सी बात से उसका मूड पूरी तरह से बन जाता है। घर जाते हुए वो सोचता है, लगता है मेरे पास चांस है, शायद मैं रूमी को अपने दिल की बात बता सकता हूँ। अगर अगले सीन में हम देखते हैं कि हिरोशी जो अपने रूम में कुछ अजीब और फालतू की हरकतें कर रहा होता है। अब तुम खुद ही समझ लो कि भाई किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन तभी उसे बाहर से एक आवाज़ सुनाई देती है। हिरोशी इरिटेट होते हुए सोचता है, हद है, लगता है वो वुमेन फिर से आ गई है। और सच में अगले सीन में वही लेडी दोबारा यामामोटो के डोर के सामने खड़ी होती है और लगातार डोर बेल बजाते हुए कहती है, ओपन द डोर। हिरोशी अपने गेट के पास कान लगाकर सुनता है और सोचता है, अरे कोई मतलब नहीं है इसका, घर में कोई भी नहीं है। लेकिन तभी उसकी नॉक करने की आवाज़ और पास सुनाई देती है। पहले तो वो समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। फिर अचानक से उसे एहसास होता है कि वो लेडी यामामोटो की नहीं बल्कि उसके अपने डोर पर नॉक कर रही है। इतना ही नहीं, वो दरवाज़ा खोलने की भी कोशिश कर रही होती है। ये देखकर हिरोशी पूरी तरह हैरान हो जाता है और ये पीप होल से बाहर देखता है और उसे वही लेडी नज़र आती है और इस बार वो पहले से भी ज़्यादा क्रीपी लग रही होती है। और जब नज़र इमेजिन करो, अब तुम ज़रा इमेजिन करो, तुम आधी रात को सो रहे हो और अचानक कोई इंसान तुम्हारे डोर के बाहर खड़ा होकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे। काफ़ी स्कैरी सिचुएशन है ये। खैर,
हिरोशी हिम्मत करके दरवाज़ा खोलता है और पूछता है, मैं आपकी कैसी हेल्प कर सकता हूँ? लेडी तुरंत कहती है, वो सच में अंदर होगा? क्या तुम मुझे बाहर बुला सकते हो? हिरोशी जवाब देता है, अरे आज काफ़ी रात हो चुकी है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? लेकिन वो लेडी मान ही नहीं रही होती। उसे पूरा यकीन था कि यामामोटो कहीं न कहीं इसी अपार्टमेंट में है। यहाँ तक कि उसकी उसे लग रहा था कि शायद वो हिरोशी के रूम के अंदर छुपा हुआ है। तब हिरोशी समझाते हुए कहता है, देखो अगर घर की लाइट ऑफ है तो इसका मतलब होता है कि घर में कोई नहीं है। और अपने मन में सोचता है कितनी ट्रबलसम वुमन है। लेकिन लेडी तुरंत जवाब देती है, इलेक्ट्रिक मीटर तो चल रहा है। तो ये सुन के हिरोशी कहता है, हो सकता है कि उसने फ्रिज चालू कर दिया हो, मतलब छोड़ के चला गया हो। तो उसके बाद हिरोशी जोर से यामामोटो का आवाज लगाता है, लेकिन सामने से कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आता। तब लेडी पूछती है, क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकती हूँ? हिरोशी कहता है, हाँ कर लो। लेडी कहती है कि मैं बस कॉल करूंगी और फिर चली जाऊंगी। हिरोशी अपना फोन उसे दे देता है। जब वो कॉल कर रही होती है तब हिरोशी उसकी हालत को ध्यान से देखता है। वो काफी थकी हुई और परेशान लग रही थी। इसी वजह से हिरोशी को उस पर थोड़ी दया भी आने लगती है। अपने मन में वो सोचता है शायद सुबह जो फोन रिंग हो रहा था वो इसी वुमन ने किया होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कॉल लग नहीं रहा था। लेडी बार बार ट्राई कर रही थी। तब हिरोशी कहता है, कोई इसका फायदा नहीं है, घर पर कोई है ही नहीं। आखिर में वो वुमेन वहां से चली जाती है। अगले दिन हिरोशी ये पूरी बात अपने दोस्त को बता रहा होता है। वो कहता है, रात को एक लेडी आती है, उसने एक बड़ा सा कोट पहना हुआ होता है, हाथों में बैग्स होते हैं और उसकी शूज भी काफी ज्यादा गंदे होते हैं। ये सब सुन के उसके दोस्त जो होते हैं वो कहते हैं, कहीं वो यामामोटो की गर्लफ्रेंड तो नहीं? और फिर मजाक में बोलता है, या फिर शायद वो बहुत ज़्यादा अफेक्शन शो कर रही है। हिरोशी कहता है, जो भी हो, मैं यामामोटो से मिल चुका हूँ और वैसे भी हम सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 24 आवर्स 24 ओपन स्टोर पर। यहाँ हिरोशी अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। काम करते हुए वो सोचता है, लगता है आज रूमी नहीं आएगी। खैर दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। अगले दिन हिरोशी के रूम में दिखाया जाता है। वो आराम से सो रहा होता है, तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। नींद में ही वो फोन उठाता है। दूसरी तरफ एक लेडी की आवाज आती है। वो कहती है, हेलो, मैं साची को बोल रही हूँ। पहले तो हिरोशी को लगता है कि शायद कोई रॉन्ग नंबर है, लेकिन फिर लेडी कहती है कि कल मेरा बैग तुम्हारे यहाँ रह गया था। ये सुनते ही हिरोशी को सब याद आ जाता है। अच्छा, तो ये वही वूमेन है। अब हिरोशी के दिमाग में एक नया सवाल आता है, आखिर इसके के पास मेरा नंबर कैसे मिला? वो तुरंत पूछता है, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? तो ये सुनते ही सच्ची को कहती है हंसते हुए, और कहती है, तुम्हारा नंबर तुम्हारे फोन पर ही चिपका हुआ था। हिरोशी थोड़ा एम्बेरस होते हुए कहता है, मैंने वो इसलिए लगाया था ताकि मैं अपना ही नंबर भूल ना जाऊं। लेकिन हिरोशी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये फोन उसकी जिंदगी को कितना ज्यादा बदलने वाला है। तब साची को फोन पर कहती है, वैसे मैं अपना बैग तुम्हारे डोर के पास ही भूल गई थी। हिरोशी को याद आता है कि हाँ, सच में एक बैग तो वहाँ पड़ा हुआ है गेट के पास। साची को फिर कहती है, ठीक है फिर। और इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। हिरोशी कुछ देर तक फोन को देखता रहता है और सोचता है कि आखिर ये सब क्या था। फिर वो उस बैग के पास जाता है, तभी उसे किसी चीज की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। लेकिन सीन वहीं खत्म हो जाता है। अगली सुबह हम हिरोशी और उसके दोस्तों को देखते हैं। उनमें से एक पूछता है, वैसे तुमने बैग खोलकर देखा था क्या? हिरोशी कहता है, मुझे तो टेंशन हो रही है, पता नहीं कैसे उसके पास मेरा नंबर आ गया। उसका दोस्त पूछता है, वैसे वो औरत है कौन और बैग में था क्या? हिरोशी बताता है कि बैग के अंदर कुछ कॉस्मेटिक्स के सामान थे और एक हेयर कॉम्ब था जो काफी गंदा भी लग रहा था। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आता है और कहता है, हिरोशी, रूमी यहाँ आ गई है। मैंने पिछली बार तुम्हारे पार्ट टाइम जॉब वाली जगह पर उसे देखा था। मुझे पूरा यकीन है वो कि वही है। ये सुनते ही हिरोशी बिना वक्त गवाए यूमी की तरफ भाग पड़ता है। लेकिन जब वो पहुंचता है वहां पे तो देखता है कि यूमी जो है किसी लड़के के साथ खड़ी है। रूमी बताती है, ये मेरा सीनियर है। हिरोशी कहता है, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। लेकिन उससे पहले ही कोई आवाज लगाता है हिरोशी को कि हिरोशी, इंफॉर्मेशन काउंटर से तुम्हें बुलाया जा रहा है। मजबूरन हिरोशी वहां चला जाता है। वो पूछता है, किसने कॉल किया है? काउंटर पर बैठी लड़की कहती है, मुझे नहीं पता, बस ये फोन को लो और बात कर लो। जैसे हिरोशी फोन उठाता है, सामने से एक जानी पहचानी सी आवाज आती है। वो कहती है, मैं साची को बोल रही हूँ। साची को तुरंत कहती है, मुझे मेरा बैग चाहिए। हिरोशी जवाब देता है, बैग तो घर पर है, और अब ये सब पागलपंती क्यों कर रही है तू? इस बात के लिए कॉल करने की क्या जरूरत थी? लेकिन साची को जो है वो जिद पर अड़ी रहती है। वो कहती है बार बार सिर्फ एक ही बात, कि मुझे मेरा बैग चाहिए अभी के अभी। हिरोशी कहता है, अरे रुक जरा,
मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम करना है और वो इम्पोर्टेंट काम जो है वो कुछ और नहीं, वो रूमी को प्रपोज़ करना है। लेकिन साची को फिर भी बोलती है, "तुम मेरे बैग को वापस नहीं करोगे क्या?" और फिर उसे चोर तक कह देती है। लो, चोर ही कह दिया बेचारे को। ये सुनकर हिरोशी इरिटेट हो जाता है। वो कहता है, "अब ये सब कुछ ज़्यादा हो रहा है और दोबारा कॉल करके मुझे परेशान मत करना।" और गुस्से में कॉल कट कर देता है। शायद सच्ची को भी सोच रही होगी, कैसा बेवकूफ़ लड़का है। लेकिन कुछ ही देर बाद फ़ोन फिर बजता है। इस बार हिरोशी फ़ोन उठाता है। सामने से फिर सचिको ही होती है, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ पहले से काफ़ी शांत थी। वो कहती है, "सॉरी, लेकिन वो बैग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।" हिरोशी थोड़ा नरम पड़ता है और कहता है, "अच्छा ठीक है, तो अगर इतना इम्पोर्टेंट है तो जाकर ले ले खुद।" फिर वो सबसे बड़ी गलती कर देता है। वो कहता है, "बैग मेरे डोर के पास रखा है, घर में वैसे भी कुछ कीमती नहीं है।" और मज़ाक में बोलता है, "गरीब जो हूँ।" उसके बाद वो फिर भी बड़ी गलती करता है कि वो साचिको को बता देता है कि स्पेयर की जो है वो मीटर बॉक्स के ऊपर रखी हुई है और कहता है, "बैग लेने के बाद की वापस कर रख देना।" कुछ देर बाद हम साचिको को अपार्टमेंट में देखते हैं। वो मीटर बॉक्स को खोलती है और स्पेयर की जो है वो निकाल लेती है। इसी बीच हिरोशी और रूमी बाहर घूमने निकले हुए होते हैं। दोनों साथ में काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन नरेटर बताता है कि पहले ये वुमेन यामाटो के पीछे थी और अब हिरोशी के पीछे है। अगला सीन और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। हम देखते हैं कि सची को कहीं पर जाकर उस स्पेयर की डुप्लीकेट कॉपी बनवा रही है। लो, और यहाँ से शुरू होता है चैप्टर 2, जिसका नाम है की। हम सचिको को देखते हैं जो कुछ लिख रही होती है। इसी बीच सीन ट्रेन में शिफ्ट होता है, जहाँ हिरोशी और रूमी साथ बैठे होते हैं। हिरोशी कहता है, "सॉरी, काफ़ी लेट हो गया है, अब मुझे घर जाना चाहिए।" रूमी मुस्कुराकर कहती है, "अरे कोई बात नहीं, आज वैसे भी हमने काफ़ी मज़े किए।" कुछ देर बाद रूमी का स्टेशन आ जाता है और उसके बाद वाला स्टॉप हिरोशी का होता है। हिरोशी बार बार क्या है, हिम्मत जुटाने की कोशिश करता है। वो रूमी को अपने दिल की बात बताना चाहता है, लेकिन हर बार उसकी हिम्मत जो है वो टूट जाती है। कोई मतलब नहीं है इसका, बेचारा बार बार भूल जाता है, हिम्मत ही नहीं आ रही इसमें। फिर वो कहता है, "आखिर मैं वो बस इतना ही कह पाता, मैं तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगा।" ये कह के वो बता ही नहीं पाता अपने दिल की बात। फिर उतने में रूमी का एक्सप्रेशन देखकर तो लगता है कि उसे समझ आ गया है कि हिरोशी क्या कहना चाह रहा है। फिर भी वो बस मुस्कुराकर कहती है, "चलो ठीक है, बाय, मौज करो।" ट्रेन के दरवाजे बंद होने लगते हैं। हिरोशी जल्दी से बोलता है, "यूमी, मैं असल में तुम्हें से ये कहना चाहता हूँ।" लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही ट्रेन चल पड़ती है। रूमी कुछ सुने बिना ही प्लेटफॉर्म पर रह जाती है। घर पहुंचकर रूमी की माँ जो पूछती है, "आज तुम इतनी लेट कैसे हो गई?" रूमी जवाब देती है, "आज सीनियर से कुछ बात हो गई थी, वगैरह वगैरह।" उसके बाद वो अपने बेड पर लेट जाती है और सोचने लगती है, "मुझे लगा था हिरोशी मैच्योर है, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा डरपोक निकला। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो मुझे अपनी दिल की बात कह सके।" रूम में अपना फ़ोन देखती है और पॉकेट से एक पेपर निकालती है। उस पेपर में हिरोशी का नंबर लिखा हुआ था। शायद वो उसे कॉल करने की सोच रही हो, क्या पता। इसी वक्त हम हिरोशी को देखते हैं जो वो ट्रेन में ही है। वो उदास बैठा होता है और खुद को कोस रहा है कि यार मैं कितना यूज़लेस हूँ कि मैं उसे बता ही नहीं पाया अपने दिल की बात। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसके घर में क्या हो रहा है। सची को अब हरी साची को अब हिरोशी के अपार्टमेंट से निकलने वाली होती है। तभी उसके पास एक कॉल आता है। वो स्क्रीन को एक अजीब नज़र से देखती है और अपने नाखून को दांतों से चबाने लगती है। कॉल उठाने के सामने से आवाज़ आती है, "हेलो, मैं रूमी बोल रही हूँ। बस तुम्हारा नंबर मेरे पास था तो सोचा कॉल कर लूँ। आज बहुत मज़ा आया ना?" "हेलो हिरोशी?" लेकिन फ़ोन हिरोशी ने तो नहीं उठाया था। फ़ोन तो साचिको ने उठाया था। ये सुन के ही वो साचिको का जो चेहरा है ना वो बहुत गुस्से में भर जाता है और बिना कुछ बोले वो कॉल कट कर देती है। रूमी हैरान हो जाती है और साचिको इतने गुस्से में होती है कि वो अपना नाखून ही तोड़ देती है और बेचारे नाखून की क्या गलती। फिर वो धीरे-धीरे से रूमी नाम लेने शुरू कर देती है। कुछ देर बाद हिरोशी जो है वो घर लौट आता है। वो देखता है कि पड़ोस वाले फ्लैट की लाइट्स अब भी बंद हैं। फिर वो मीटर बॉक्स से की निकालता है और घर के अंदर चला जाता है। अंदर आते हुए सोचता है की लोकेशन बदल देनी चाहिए। वैसे भी वो वुमन काफ़ी अजीब थी। वो रूम की लाइट्स ऑन करता है और तब उसकी नज़र दीवार पर लगाए गए एक लेटर पर पड़ती है। तो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था, लेकिन लिखने का तरीका कितना अजीब था, हिरोशी को समझ ही नहीं आता कि साचिको ने क्या लिखा है। फिर वो रूम की तरफ देखता है जहाँ हालत बहुत ज़्यादा खराब है, सामान इधर-उधर पड़ा है और वो कहता है, "कम से कम कचरा तो डस्टबिन में डाल देती।" तभी उसे एक पेपर मिलता है। उस पेपर को
कुछ बहुत ही क्रीपी ड्राइंग्स बनी हुई थी। ये सब देखकर हिरोशी और ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो चेक करता है कि कहीं कुछ चोरी तो नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ अपनी जगह पर होता है। तभी उसके फ़ोन पर कॉल आता है। इस बार कॉल रूमी का था। वो कहती है, पिछली बार गलत नंबर लग गया था, अब सही नंबर लग गया है। वैसे सरप्राइज़ हो गए ना? अपनी क्रश को कॉल पाकर हिरोशी जो है वो खुश हो जाता है। लेकिन उसी वक्त नज़र ज़मीन पर पड़ती है उसकी कि एक चीज़ ज़मीन पर पड़ी है। वो उठाकर देखता है और समझ जाता है कि वो साचिको का टूटा हुआ नाखून है। ये देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ जाती है। ये मुहावरा है ना? मुहावरा या आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, बस मैंने तो ऐसे ही कह दिया, रीढ़ की हड्डी ठंडी पड़ जाना। जो भी है, फिर वो सोचता है मुझे उसे घर में आने ही नहीं देना चाहिए था। अगले दिन वो ये सारी बात अपने दोस्तों को बताता है। एक दोस्त कहता है, भाई हद है यार, अपना नाखून ही काट कर छोड़ दी गई। दूसरा कहता है, मुझे तो लगता है तू है ना उस पड़ोसी और सुमिन के बीच में फंस गया है, देख सही बताऊं तो। हिरोशी भी मान लेता है, हाँ शायद। फिर मजाक मजाक में यामामोटो और रूमी की बातें शुरू हो जाती है। लेकिन इसी बीच हम साचिको को फिर से हिरोशी के अपार्टमेंट की तरफ जाते हुए देखते हैं। वो डोरबेल बजाती है, लेकिन घर में कोई नहीं होता। फिर भी वो अंदर झांकने की कोशिश कर रही होती है, और यहाँ से वो सिचुएशन और भी ज़्यादा डेंजरस होने लगती है। हम नेक्स्ट सीन में हिरोशी और उसके जो दोस्त हैं उसको देखते हैं। उसका दोस्त का नाम सचिको है, जो दोनों ही काफी ज्यादा पी रखे होते हैं। सचिको से तो चला ही नहीं जा रहा होता। हम उस लेडी को देखें तो वो फिर से अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है, और हम देखते हैं कि हिरोशी वहां आ गया होता है। जो देखता है कि वो लेडी अंदर जाने की कोशिश में है। वो पूछता है, आखिर यहाँ क्या चल रहा है और तेरे पास मेरी की क्यों है। वो चिल्लाता है और उसकी आवाज से सचिको देखता है कि हिरोशी क्यों चिल्ला रहा है। वो लेडी कहती है, अरे शांत रहो जाओ, चिल्लाओ मत हिरोशी, क्या हम दोनों साथ में खुश नहीं रहते। तो इसके बाद शुरू होता है अगला चैप्टर, जिसका नाम है सचिकू। सचिकू नीचे से हिरोशी के चिल्लाने की आवाज सुनता है और तुरंत ऊपर आ जाता है। वो पूछता है, हिरोशी क्या हुआ। लेकिन जैसे उसकी नजर सामने खड़ी उस वुमन पर पड़ती है, उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये वही लेडी है जिसके बारे में हिरोशी इतने दिनों से बात कर रहा था। हिरोशी गुस्से में पूछता है, अब जरा बता, मेरी की तेरे पास क्या कर रही थी। सचिको हैरान होकर कहता है, कि कौन सी की। लेकिन जवाब देने के बजाय सचिको अचानक हिरोशी को जोर से धक्का देती है और वहां से भागना शुरू कर देती है। देखो, पहला डाउट तो ये है कि मुझे हुआ था कि सचिको और साचिको में, सचिको जो है यानी कि एंड में जो यू आ रहा है वो हिरोशी का दोस्त है, और जिसमें एंड में ओ आ रहा है तो वो लेडी है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, मैं हो गया था। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। हिरोशी जमीन पर गिर जाता है। जब वो उठकर अपने डोर की तरफ देखता है तो उसकी नज़र एक नई और की पर पड़ती है। ये देखकर वो और भी कंफ्यूज हो जाता है। अब ये क्या है। सची को तुरंत कहता है, वेट मत कर, मैं उसे पकड़ के लाता हूँ। और वो सीधा सीढ़ियों से नीचे दौड़ पड़ता है। कुछ ही देर में उसे सची को दूर भागती हुई नजर आ जाती है। और सच बोलूं तो सचिकू के चेहरे की स्माइल देखने लायक है। बंदे को लग रहा था जैसे कोई रेस शुरू होने वाली हो। वो रेडी होता है और पूरी स्पीड से दौड़ना शुरू कर देता है। दौड़ते हुए कहता है, मैं एथलीट हूँ, मैं तुझे आराम से पकड़ लूंगा। लेकिन कुछ मिनट बाद उसके एक्सप्रेशन हम देखते हैं पूरी तरह बदल जाते हैं। वो नोटिस करता है कि उनके बीच की दूरी कम ही नहीं हो रही। जितनी दूरी सची को पहले थी उतनी दूर अब भी है। और इधर सचिको की हालत खराब होने लगती है। वो हाँफते हुए कहता है, आखिर ये इतनी तेज कैसे भाग सकती है। दूसरी तरफ सचिको को देखकर लग रहा था कि वो भी पूरी जान लगाकर भाग रही थी। आखिर में सचिको थक कर जमीन पर गिर जाता है और बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है। इधर हिरोशी अपने अपार्टमेंट में खड़ा सोच रहा होता है कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। घर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो चोरी करने लायक हो, और यामामोटो अब तक वापस क्यों नहीं आया। सबसे बड़ी बात, सचिको और यामामोटो के बीच रिलेशन क्या है। तभी उसके फोन रिंग होने लगता है। वो कॉल रिसीव करता है और सामने से सचिको जो है वो आवाज लगाती है और बोलती है, खैर हम उससे पहले देखें तो बेचारी इतनी भागी थी कि पूरी तरह से हाफ रही होती है। वो कहती है, आखिर वो आदमी है कौन और वो मेरे पीछे पागलों की तरह क्यों पड़ा हुआ है। हिरोशी तुरंत जवाब देता है, अरे वो सब छोड़, सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। तू मेरा फोन नंबर और घर की की के साथ क्या कर रही थी, और मुझे बता कि ये सब क्या चल रहा है। मैं यामामोटो नहीं हूँ, और मुझे परेशान करना बंद कर दे यार। ये सुनते ही सचिको को कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है और फिर कहती है, यामामोटो, ये यामामोटो कौन है।
हिरोशी एकदम शॉक में कहता है, व्हाट द हेल। लेकिन सचिको की बातें और भी ज्यादा अजीब हो रही होती है। वो कहती है, हिरोशी तुम मुझे पसंद नहीं करते क्या? हिरोशी हैरान होकर कहता है, तुम क्या बकवास कर रही है? तब सचिको कहती है, ओह मैं अब समझी, तुम भी मुझे पसंद करते हो है ना? बस कुछ लोग हमारे बीच आ रहे हैं। एक वो लड़का जो मेरे पीछे भाग रहा था, और दूसरी वो लड़की जिसने पहले फोन कर किया था। ये सुनकर हिरोशी को समझ आ जाता है कि सचिको की इशारा सचिको और रूमी की तरफ है। वो कहता है, पागल है क्या? सचिको की आवाज अचानक थोड़ी ठंडी हो जाती है। वो कहती है, हिरोशी मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, इस बात का ध्यान रखना। और इतना कहकर वो फोन को किसी चीज पर बार बार मारना शुरू कर देती है। फोन की आवाज सुनकर ही समझ आ रहा था कि उसकी हालत खराब हो गई है। कॉल कट हो जाता है। हिरोशी फोन को देखता हुआ कहता है, ये लड़की सच में पागल है, और इसका रूमी और सचिको से क्या लेना देना? कहीं वो उन्हें हर्ट ना कर दे। इसी बीच हम सचिको के पास पहुंचते हैं, जो बेचारा पूरी तरह थक हार के एक पार्क में बैठा हुआ होता है। वो हाफते हुए कहता है, मुझे ब्रेक ले लेना चाहिए। लेकिन तभी अंधेरे में से कोई भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा होता है, और वो कोई और नहीं सचिको होती है। उसके हाथ में एक अम्ब्रेला था, और बिना कुछ बोले वो सचिको पर अटैक कर देती है। सचिको कुछ समझ नहीं पाता, और उससे पहले ही सचिको उस अम्ब्रेला से बार बार मारने लगती है। काफी देर तक अटैक चलता रहता है, लेकिन आखिर में सचिको अम्ब्रेला पकड़ लेता है, और एक झटके में उसे तोड़ देता है। ये देखकर सचिको तुरंत पास के कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ भाग जाती है। सचिको अपने होश संभालता है, उसके माथे से खून निकल रहा होता है, और अभी भी वो गुस्से में आ गया था। वो सीधा कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर चला जाता है। अंदर आकर वो उधर उधर देख भी रहा होता है। उसके पीछे छुपी हुई सच्ची को नजर आती है। उसके हाथ में एक भारी पत्थर होता है, और वो पीछे से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन इसी बार सचिको रेडी था। जैसे ही सचिको पास आती है, सचिको जो है वो सीधा उसके पेट पर एक किक मार देता है। साचिको दूर जाकर गिरती है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि ये किक जो है काफी जोर की लगी है। साचिको जो है वो गुस्से में पूछता है, तू हिरोशी के पीछे क्यों पड़ी हुई है? साचिको आधी बेहोशी की हालत में कहती है, हमारे बीच मत आओ, दूर हट जाओ। और फिर वो रोने लगती है, लेकिन रोने के बावजूद रुकती नहीं। वो फिर एक पत्थर उठा लेती है, और सचिको पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ती है। सचिको कहता है, अब भी नहीं मान रही तू? और फिर एक और किक उस पे पीछे धकेल देता है। सचिको फिर गिरती है, लेकिन हर बार की तरह वो दोबारा उठ खड़ी होती है, जैसे उसे दर्द का कोई असर ही नहीं हो रहा। भाई क्या हो रहा है ये? वो फिर से अटैक करने की कोशिश करती है। इसी दौरान सचिको को उसके चेहरे में कुछ अजीब नजर आता है, जैसे कोई बात जो हो उसने पहले नोटिस की नहीं की थी। लेकिन उसके पास सोचने का वक्त ही नहीं था, क्योंकि सचिको फिर से उस पर झपट पड़ती है। सचिको किसी तरह खुद को बचाता है, और देखता है कि सचिको जो है एक बार फिर जमीन पर गिर जाती है। फिर भी वो उठने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर सचिको के मुंह से निकलता है, अभी भी हिल सकती है तू? और इसी पॉइंट पर उसे समझ आ जाता है कि ये सिचुएशन नॉर्मल तो नहीं लग रही भाई। वो पीछे मुड़ता है और कहता है, भाड़ में जा, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। और बिना पीछे देखे कंस्ट्रक्शन साइट से भाग जाता है। दौड़ते हुए बस एक ही बात कहता है, जाकर डॉक्टर से इलाज करवा अपना, पागल कहीं की। और हम देखते हैं कि साचिको अब खुद साचिको के पीछे पड़ी हुई होती है। सीन वापस हिरोशी की तरफ शिफ्ट होता है, जो अपने दोस्त को ढूंढ रहा होता है। तभी दूर से साचिको भागता हुआ नजर आता है। साचिको पूरी ताकत से दौड़ते हुए चिल्लाता है, अबे साले भाग, वो लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई है, और वो रो भी रही है यार। हिरोशी हैरान से उसकी तरफ देखता है, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर साचिको के पीछे भागती हुई साचिको पर पड़ती है। साचिको ने साचिकू को पकड़ भी लिया होता है, और साचिकू जो है वो घबरा कर कहता है, खड़ा क्या है, देख क्या रहा है, भागे ना रामखोर, ये बहुत तेज भाग रही है। लेकिन तभी उन दोनों के सामने अचानक बहुत तेज लाइट पड़ती है। दोनों एकदम रुक जाते हैं, और तब सामने देखते हैं तो पता चलता है कि वो लोग पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले पूछते हैं, आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, और इस लड़के के मत्थे से खून क्यों निकल रहा है? आधी रात को तुम लोग भाग क्यों रहे थे? हिरोशी और साचिको तुरंत पीछे मुड़कर देखते हैं, तो उन्हें साचिको वहां से गायब हो चुकी होती है। अगला सीन पुलिस स्टेशन का होता है, जहाँ हिरोशी और साचिको से कहता है, पर वो तो मेरे पीछे थी, फिर तेरे पीछे क्यों पड़ गई?
सचिको कहता है, मुझे नहीं पता, देख मुझसे फालतू बकवास मत करे। हिरोशी फिर कहता है, तूने ऐसे किक भी नहीं मारा था क्या? फिर वो हमारे पीछे कैसे आ रही थी? सचिको जवाब देता है, मैंने किक मारी थी पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। ये सुनकर हिरोशी और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। ये सब बकवास क्या चल रहा है? उसके बाद दोनों पुलिस वालों को पूरी कहानी बताते हैं, यार हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, दिमाग की नहीं है। पुलिस वाले सारी बात सुनकर कहते हैं, तो तुम कह रहे हो कि एक वुमन ने पहले तुम्हारी स्पेयर की कॉपी बनाई, फिर घर में घुसने की कोशिश की, उसके बाद तुम लोग उससे पकड़ने के भागे, फिर वो तुम्हारे पीछे भागी और वो इतनी तेज भाग रही थी जैसे कोई भूत हो। सच्ची की तरह तुरंत कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं फिर, और फिर उनमें से एक पूछता है, एक मिनट, थामो जरा, तुम लोगों ने क्या शराब पी रखी है क्या? ये सुनकर दोनों चुप हो जाता है। खैर पुलिस वाले कहते हैं, जो भी हो, हम उस एरिया में पेट्रोल बढ़ा देंगे और सुबह आकर रिपोर्ट करवा देना अपनी वापस। कुछ देर बाद हिरोशी और साची पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं। दोनों को पता था कि पुलिस वालों ने उनकी बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया। रास्ते में चलते हुए सचिव अचानक कहता है, वो वुमेन इंसान तो नहीं थी। हिरोशी तुरंत बोलता है, क्या बकवास कर रहा है, तूने सच में कुछ ज्यादा ही पी रखी है। लेकिन सचिव सीरियस था, वो कहता है, अरे नहीं, जब मैंने उसका पीछा कर रहा था ना, मुझे लग रहा था कि मैं उसे पहले ही कहीं देख चुका हूँ और वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह बिहेव कर रही थी। फिर वो हिरोशी की तरफ देखकर कहता है, हिरोशी तुझे सच में तो कुछ याद नहीं है? हिरोशी सिरे लगाकर कहता है, अरे नहीं मुझे कुछ याद नहीं है। वैसे भी उस वुमेन का मेरे साथ क्या लेना देना, वो तो यामामोटो के पीछे पड़ी हुई थी। सच्ची को कुछ देर चुप रहता है, फिर पूछता है, तेरे पास स्कूल की ईयर बुक है क्या? हिरोशी हैरान होकर कहता है, हाँ है, पर अब उससे क्या लेना देना। दोनों हिरोशी के रूम में पहुंच जाते हैं। हिरोशी अब भी यही सोच रहा था कि जब वो यामामोटो से मिलेगा तब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन सचिको ईयरबुक के पेजेस पलट रहा होता है। अचानक वो एक पेज पर रुक जाता है और कहता है, हिरोशी, शुरू से टारगेट यामामोटो नहीं था, टारगेट तुम थे। हिरोशी हैरान होकर पूछता है, क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं टारगेट कैसे हो सकता हूँ? तब सचिको धीरे से कहता है, अब मुझे याद आ रहा है, अब जब वो गुस्से में थी ना, तो उसने बिल्कुल वही एक्सप्रेशन बनाया था, वही एक्सप्रेशन जो वो स्कूल में बनाया करती थी। हिरोशी कहता है, मैं तो बहुत लोगों को परेशान किया करता था, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। सचिको ईयरबुक में एक फोटो पर उंगली रखता है और कहता है, ये है वो लड़की, ये ये कभी ज़्यादा फेमस नहीं थी, इसका नाम था ताएशिरी साने, सनाए, आई मीन जो भी है, वही लड़की जिसे हम हमेशा बुली किया करते थे। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा चला जाता है। दोनों शांत हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। फिर सची को धीरे से कहता है, और मैंने सुना था कि ये उसने अपनी जान ले ली थी। ये सुनते ही हिरोशी का चेहरा सफेद पड़ जाता है और यहाँ पर इस चैप्टर का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। क्या सची को असल में ताइशिरी साने है? अगर हाँ, तो वो इतने सालों बाद वापस क्यों आई और उसका असली मकसद क्या है? ये सब हम पता चलेगा अगले पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ऐसी और मांगा एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल के साथ जुड़े रहो और तब तक के लिए गुड बाय।